So hello and welcome back to Yasser Ali classes, and my name is Sabur Ahmed Khan. I am teaching you economics for your 11th entrance exclusively. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंप्लीट किया था एंड आई टोल्ड यू पीपल कि हम लोगों के पास मतलब हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एंड सरप्राइज आज हम लोग रिवील करने वाले हैं. सरप्राइज इज नथिंग बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज कम इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज 11th एंट्रेंस. जो भी सवाल 11th एंट्रेंस में आया है विलेज ऑफ पालमपुर से, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से, कोई भी अगर क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछा गया है, मतलब टोटल जितने भी सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 साल में फ्रॉम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. एंड आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस आप लोगों को रियलाइज होगा कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारा ज्यादातर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ज्यादातर नहीं, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. एंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको दे दिया जा रहा है, उसमें से कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपको पढ़ना है. और मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं कि भाई लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, वो भी आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस. शुरू करते हैं हम लोग. आई गेस 15 सवाल एज पर माय एनालिसिस 15 क्वेश्चंस टोटल अभी तक पूछे गए पिछले 10 साल में फ्रॉम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एंड दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. मतलब अगर आपने अच्छे से लेक्चर सीरीज फॉलो करी है, ध्यान से सब कुछ समझा है, you will mark at least 14 correct out of them, and I will tell you how. चलिए, question number 1. I hope it is visible to you. All right, is it visible? Yes. Land, labor, capital and organization are known as. हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा था, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे. किसी भी चीज को जब हम प्रोड्यूस करने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज लगती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए. हम लोगों ने पढ़ा था लैंड, लेबर, सारी चीज पढ़ी थी. कैपिटल के बारे में पढ़ा था. क्या कहलाते हैं वो? इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हमने पढ़ा था कि ऑल दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जस्ट अ सेकेंड. दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के पार्ट 1 में अगर आप लोग जाएंगे और देखेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा था. राइट. सेकंड क्वेश्चन, which of the following is the category of working capital? अब मैंने आपको बताया था वर्किंग फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपको सिर्फ एक बार अपने बिजनेस में लगानी होती है, उसके बाद आपका बिजनेस स्मूथली रन करने लगता है. एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, या फिर सपोज करिए आपने कोई बिजनेस शुरू करा, सपोज करिए चाय वाले बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था. अब उस चाय वाले ने जो भगोना खरीदा होगा जिसमें वो चाय बनाता था, जो उसने दुकान खरीदी होगी, जो टेबल खरीदी होगी जिस पर रख के वो चाय बनाता था, इट इज फिक्स कैपिटल, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक उसका साथ देगी, 2-3 साल. सिमिलरली किसान, एक फार्मर जो होता है, वो जब ट्रैक्टर खरीदता है या फिर कोई भी मशीन खरीदता है तो वो 2-3-4 साल तक उसके साथ चलती है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल जस्ट उसके अपोजिट होती है. वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है कि जब भी आप वर्क करने जाओगे, जब भी आप कुछ प्रोड्यूस करने जाओगे, आपको हर बार वो कैपिटल रीफिल करनी पड़ेगी, हर बार आपको कैपिटल दोबारा चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई किसान खेती करने जाएगा उसको दोबारा से सीड्स चाहिए होंगे, दोबारा से फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, दोबारा से पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, दोबारा से पानी चाहिए होगा, बट उसे ट्रैक्टर दोबारा से नहीं चाहिए होगा, ट्रैक्टर उसने खरीद रखा है. सिमिलरली आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको बार बार पेन कॉपी चाहिए होती है, बट आपका जो बैग होता है, जो टिफिन बॉक्स होता है, इट रिमेन्स फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट पेन, पेंसिल, कटर, रबर, ये सारी चीजें आपको बार बार चाहिए होती है. एवरी टाइम जब आप वर्क करोगे यू नीड ऑल दीज थिंग्स, आपको हर बार नई चीज चाहिए होगी. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ वर्किंग कैपिटल? कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आ रही है? क्या हमको लैंड बार बार चाहिए होती है? नहीं. क्या हमको मशीनरी बार बार चाहिए होती है? बिल्कुल नहीं. क्या हमको बिल्डिंग बार बार चाहिए होती है? बिल्कुल नहीं. सिर्फ सीड्स ऐसी चीज है तो जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करने जाओगे, सीड्स आपको हर बार नए खरीदने पड़ेंगे. हर बार आपको लैंड नहीं चाहिए होगी. किसी भी किसान को हर बार उसे ट्रैक्टर या मशीनरी नहीं चाहिए होगी. हर बार किसी इंसान की फैक्ट्री की जो बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग, बार बार थोड़ी ना आप बिल्डिंग बनाते हो जिसमें आपकी फैक्ट्री होती है. एक बार आपकी बन गई एंड दैट इज फिक्स्ड. बट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो फिक्स नहीं होती है. एवरी टाइम यू वर्क यू नीड वर्किंग कैपिटल. ऑलराइट, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए 2 क्वेश्चंस. ओके,
अब मैं क्वेश्चन नंबर 70 स्किप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 70 में स्किप कर रहा हूं। अब मैं स्किप इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था क्लास में, जानबूझकर मैंने ये चीज स्किप करी थी सो दैट मैं आपको इस क्लास में बता पाऊं कि लाइन बाय लाइन पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 70। ये एक्चुअली इस सीक्वेंस में मत जाइएगा, ये 19 20 70 जो दिया हुआ है इस पे मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआत की जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए ये 14 15 में आया था, ये 2016 17 में आया था, और ये वाला सवाल 2017 18 में आया है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूं अभी। डोंट गो ऑन द सीक्वेंस, बस ऐसे देखो इसको। ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2018 एंड 19। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली डायरेक्ट टेक्स्ट से नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड था? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद, आई मीन ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद डायरेक्टली एग्रीकल्चर, वीट से एसोसिएटेड था। सिमिलरली बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हैं हमारे, जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर्स में और सारे रिवॉल्यूशन हमको पता लगेंगे। फॉर एग्जांपल रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, फॉर एग्जांपल पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था। ऐसे ही एक रिवॉल्यूशन से सवाल पूछा गया है विच इज व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड था, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद मिल्क। तो आप यहां से डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो व्हाइट इज मिल्क, सो सिंपल। ठीक है, ये इस चैप्टर का आई गेस क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से इस चैप्टर में कैटेगराइज कर दिया गया है। दिस बिलोंग्स टू सम अदर चैप्टर, बट नो मैटर, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज डन टू द सरप्लस व्हीट इन पालमपुर? हमने पढ़ा था ना, सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट करके हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा कि वो पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पार्ट 4 में पढ़ाया है, बट हम लोगों ने पढ़ा था। क्या किया जाता था, एक किसान जब भी अपने खेत में व्हीट उगाया करता था या कुछ और भी उगाया करता था, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, जो भी होता था उसको खा लेते थे, फैमिली की नीड्स पूरी करते थे, फैमिली को खिलाते थे, खुद खाते थे, और जो बचता था उसको ले जाके मार्केट में बेच दिया जाता था। मैंने आपको बताया था कि सारी लड़ाई, सारा जो मसला चल रहा है वो है ही सरप्लस प्रोडक्ट का। सरप्लस क्यों उगाना चाहता है, हर कोई जरूरत से ज्यादा क्यों उगाना चाहता है? ताकि उसको ले जाके बेच दे मार्केट में और उससे फिर प्रॉफिट कमाए। और उस प्रॉफिट का क्या होता है, ये हमने लास्ट पार्ट में, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कि उस प्रॉफिट का क्या किया जाता है जब हम उसे बेच देते हैं मार्केट में। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, कोई चैरिटी में क्यों देगा जब वो बिजनेस कर रहा है, स्टॉक करके क्यों रखेगा, उसको सोल्ड करेगा मार्केट में ले जाके। ये डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सवाल वहीं से आया है, 2018-19 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018-19 में पूछा गया है, which one among the following is a non farm activity? कौन सी इसमें से नॉन फार्म एक्टिविटी है? अब मैंने आपको बताया था कि विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में मैंने आपको बताया था दो तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, फार्म एक्टिविटी हो रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है। फार्म एक्टिविटीज मीन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 75% ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 75% ऑफ द पीपल कहां इन्वॉल्व है, फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सिर्फ 25% पीपल नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। नॉन फार्म एक्टिविटीज कैसी होती है, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल डेयरी पढ़ी थी हमने, फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, हमने स्टोरी पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी पढ़ी थी, एक करीम की स्टोरी पढ़ी थी हमने उसमें। ठीक है, मिशीलाल की स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किस चीज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, एक चौथी चीज डेयरी हो गया। ऑल राइट, एक कंप्यूटर साइंस वाली करीम की जो स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें कंप्यूटर साइंस की क्लास लगा ली थी, और शॉपकीपिंग के बारे में पढ़ा था कि लोग दुकानें खोल लेते हैं बस स्टैंड वगैरह के करीब। तो ये सारी एक्टिविटीज कैसी है, नॉन फार्म है, फार्म से रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी नॉन फार्म है? मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक से ज्यादा क्रॉप उगाना, अगेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्रॉप रोटेशन, एक के बाद दूसरी क्रॉप उगाना, क्रॉप रोटेशन, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। मॉडर्न फार्मिंग मतलब जिसमें हम लोग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, HIV सीड्स इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट हो गया, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। सिर्फ इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है, डेयरी फार्मिंग, जो मैंने डायरेक्टली पढ़ी थी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। इनफैक्ट जब आप एनसीईआरटी उठाओगे और एनसीईआरटी में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ना शुरू करोगे, तो पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी डेयरी फार्मिंग ही पढ़ाई गई है उसमें, पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019-18 में पूछा गया है, पालमपुर विलेज हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ, पालमपुर में क्या क्या चीजें वेल डेवलप्ड है। अब आप स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में जाएंगे और उसके पार्ट 1 में आप जाके देखेंगे, जहां मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रांसपोर्ट वहां पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। पास जाने के लिए, पास वाले गांव जिसका नाम रायगंज था, जो टाउन था, वहां जाने के लिए रोड्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। ऑल सीजन रोड है, कैसी रोड है, ऑल सीजन रोड, मतलब किसी भी सीजन में रोड बंद नहीं होती है, चाहे बारिश आए या बर्फ पड़े या कुछ भी हो।
सारी सीजन की रोड्स अवेलेबल है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहां पे ट्यूबवेल्स आसानी से चल पाते हैं, और ट्यूबवेल चल पाते हैं तो आसानी से इरिगेशन हो पाता है। तो ये भी है पालमपुर में, इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोड्स भी है। अगर आप पालमपुर की एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो शुरुआत के पहले पेज पे, जो पहला पेज है उसी पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, सारी चीजें पालमपुर में अवेलेबल है। मल्टीपल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? क्या मल्टीपल क्रॉपिंग हम एक क्रॉप उगाने को बोलते हैं? तो भाई मल्टीपल, पहली बात तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है मल्टीपल क्रॉप की। जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड। पहला टॉपिक था द लैंड इज लिमिटेड, या फिर द लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे करके था। द लैंड इज फिक्स्ड, द लैंड इज फिक्स्ड था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक था हाउ टू ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड। दो तरीके से ग्रो मोर किया जा सकता है, पहला मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो बताइए किसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग? पहली बात तो उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पता। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, क्रॉप मतलब क्रॉप। क्या एक क्रॉप को उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहना अकलमंदी है? बिल्कुल नहीं। एक क्रॉप होगी तो फिर मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे होगी? सिर्फ पोटैटो उगाने को क्या मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जा सकता है? खुद अपना दिमाग लगाइए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, ग्रोइंग इन रेनी सीजन, क्या रेनी सीजन में उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे? तो रेनी सीजन में उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों बोलेंगे? मल्टीपल का मतलब क्या है? एक से ज्यादा क्रॉप उगाना। इवन इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ वर्ड जानते हो, मतलब आप सिर्फ इंग्लिश जानते हो, तो साफ साफ यहां पे लिखा है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप। एक क्रॉप से ज्यादा उगाने को कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020-21 में, 2020 वाले पेपर में पूछा गया था, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which one of the following is the farming production activity? सेम सवाल घुमा फिरा के। पहले पूछा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बता दो, फिर पूछ रहा है फार्मिंग एक्टिविटी बता दो, फिर पूछ रहा है फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी बता दो। सेम थिंग डायरेक्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, बिल्कुल हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी था। क्या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फार्मिंग एक्टिविटी है? नहीं सर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। हमने करीम की और मिश्री लाल की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। आंसर ये नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट आंसर है? बिल्कुल ट्रांसपोर्ट आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो फार्मिंग एक्टिविटी कैसे हो सकती है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इधर से उधर लेके जाना, इट इज नॉट अ फार्मिंग एक्टिविटी। क्या शॉपकीपिंग फार्मिंग एक्टिविटी है? शॉपकीपिंग में क्या उगाते हैं आप? कुछ नहीं उगाते, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। शुगर केन प्रोडक्शन, यहां पे आप कुछ उगा रहे हैं, यहां पे आप गन्ना उगा रहे हैं, तो दिस इज अ फार्मिंग एक्टिविटी, सिंपल। चलिए सर, HYV सीड्स रिफर्स टू, HYV सीड्स का तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि HYV सीड्स कैसे इंडिया में आए थे। HYV सीड्स को क्या कहा जाता है? पैकेज टेक्नोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि HYV सीड्स के साथ आपको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, अच्छा इरिगेशन भी चाहिए, एक्सेट्रा, सब बताया था। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं पूछी है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है, सिर्फ इतना बता दीजिए सर कि HYV सीड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। HYV सीड्स की फॉर्म होती है सर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई मींस ज्यादा, यील्ड मींस होता है उपज, कि उनसे कितना उगा पा रहे हैं आप। वेराइटी मतलब एक तरीके की नस्ल, एक तरीके की वेराइटी। सीड्स में सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, ज्यादा उपज करने वाली वेराइटी वाले सीड्स को क्या कहा जाता है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ऑल राइट, चलिए, व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज? फिर से वही वाला सवाल, पालमपुर विलेज में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है? मैंने आपको अब चैप्टर के पहले ही बताया था, अभी भी बताया था। 75% पीपल किसमें इन्वॉल्व है? फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और बाकी 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक शॉपकीपिंग, जस्ट लाइक मेनी अदर थिंग, उन डेयरी वगैरह में इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन फार्मिंग में 75%, मतलब अगर एक पालमपुर में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 75 पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटी, राइट? ये क्वेश्चन पूछा गया था 21-22 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर टेबल फॉलिंग इन इंडिया? अब आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाया था बहुत अच्छा सा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल सीड्स इस्तेमाल किया करते थे, फसल कम हुआ करती थी, तो कम पानी इस्तेमाल होता था, कम न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते थे। प्रीवियस अगर आप वीडियो देखेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन जब से हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो हमने
पानी बहुत ज्यादा जमीन से निकालना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा हम लोग पानी वेस्ट करने लगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है पानी के वेस्टेज के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, पानी को ज्यादा इस्तेमाल करना, क्या पानी को ज्यादा इस्तेमाल करना रिस्पॉन्सिबल नहीं है पानी कम होने के लिए? सर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल तो यही है, जब पानी ज्यादा इस्तेमाल होगा तभी तो पानी खत्म होगा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ऑप्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एक से ज्यादा फसल उगाना, जब हम एक फसल उगाते थे तो उसमें कम पानी लगता था, अब हम एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा पानी लगेगा, तो सर ये ऑप्शन भी गलत है। अब मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, ग्रोइंग अर्बन स्टेट्स, ग्रोइंग अर्बन स्टेट्स का मतलब है शहरीकरण होना, अर्बनाइजेशन होना, मतलब गांव का शहर में बदलना। जगह जगह आप देख रहे हैं छोटे छोटे नए शहर बनते जा रहे हैं। अब ये दोनों, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई नहीं थी, तो ये आपको पता भी नहीं होनी चाहिए ग्रोइंग अर्बन स्टेट्स क्या होता है। तो बताइए इनमें, इन दो, अब दो हमारे पास बचे ना, एक तो ये बचा, एक ये बचा, इन दोनों में से कौन सा ऐसा रीजन लगता है आपको जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर डिप्लीटिंग, फॉर फॉलिंग इन वाटर टेबल? लेस यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। समझ में आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम कम पानी यूज करेंगे तो वाटर टेबल नहीं गिरेगी। तो इवन अगर आपको ये वाला नहीं भी पता था, अगर आपको ये वाला कोई आइडिया नहीं था आपको इसके बारे में, स्टिल आप ये क्वेश्चन ठीक करके आओगे, क्योंकि उसमें लिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि लेस यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, अगर हम कम पानी इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन के लिए तो वाटर टेबल नहीं गिरेगी। यही तो पूछा था क्वेश्चन में। What proportion of total population was SCs और दलित in पालमपुर? पूछ रहा है कितने लोग SCs या दलित थे जो लोग पालमपुर में रहा करते थे। अब जब चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं पालमपुर में, टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें से 150 फैमिलीज दलित हैं या फिर SCs हैं। 150 फैमिलीज आर SCs, ठीक है। और चैप्टर में हमने आपको ये भी बताया था कि 1/3 है ये, 1/3 मतलब एक तिहाई लोग। 450 का एक तिहाई कितना होता है? 150। 150 फैमिलीज वर दलित, तो आंसर क्या होगा? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 2/3 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। हमें पता है ना 450 में से 150 फैमिलीज वर दलित, तो आंसर हो गया हमारा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। फार्मर्स इन पालमपुर कैन ग्रो, कितनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? ये यहाँ पे गलती से आ गया, इसको इग्नोर करिएगा। कितनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आप कमेंट सेक्शन में जो भी लोग वीडियो देखेंगे मुझे एनसीईआरटी रेफर करिएगा, आप अपनी किताब रेफर करिएगा, उसमें दिया हुआ है अच्छे से। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, जो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग बताया गया है, जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 था लैंड इज फिक्स्ड, पॉइंट नंबर 2 था हाउ टू ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड। जो पॉइंट नंबर 2 है उसके अंदर एक मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, उस मल्टीपल क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट से जस्ट पहले ये दिया हुआ है कि वहां के फार्मर्स कितनी क्रॉप उगा पाते हैं। तो वहां से आप ये मुझको क्वेश्चन का आंसर करके देंगे। दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क मत मानो इसको, सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम यूज करते हैं तो किस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? हमने आपको बताया था सर, जब हम चैप्टर पढ़ लेते तो हमने आपको बताया था मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जब आप यूज करते हैं तो आपको HYV सीड्स चाहिए होते हैं। जब आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं तब आपको फर्टिलाइजर चाहिए होता है अच्छी क्वालिटी का, केमिकल फर्टिलाइजर, आपको पेस्टिसाइड चाहिए होता है, फिर आपको इन दोनों को स्प्रे करने के लिए कभी कभी मशीन की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रे मशीन की जरूरत पड़ती है। बाकी आपको मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, मॉडर्न टूल्स की जरूरत पड़ती है, आपको मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक मशीन्स में क्या आ जाएगा? ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था? हमें हार्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं सबकी जरूरत पड़ती है, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर। एक जगह हमने पढ़ा था हमें थ्रेशर की जरूरत पड़ती है थ्रेश करने के लिए। और हमने क्या पढ़ा था? और इन सब में क्या डाला जाएगा? इन सब में पड़ता है पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें पड़ी थी। और इरिगेशन के लिए हमको ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है। यही सारी तो चीजें थी विच वर नेसेसरी। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में क्या लग रहा था? यही सारी चीजें लग रही थी। अब ये सारी चीजें आएंगी कैसे? ये मैंने आपको बताया था कि गरीब किसान क्यों मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल कर पाए, और वो बेसिक जैसे फार्मिंग होती थी हमेशा से वैसे फार्मिंग करते रहता है। बट जो अमीर लोग थे, जो रिच फार्मर्स थे, देवर एबल, वो उनके पास इतनी कैपेसिटी थी
कि वो ये सारी चीजें खरीद पाए एक साथ, क्योंकि उनको पता था कि जब उनके पास बड़े खेत हैं, जब वो बड़े खेत में बेहतर सीड्स, बेहतर इरिगेशन, बेहतर फर्टिलाइजर लगाएंगे तो ज्यादा फसल ग्रो होगी। छोटे लोग नहीं कर पाते थे। मैंने आपको ऐसे करके डायग्राम करके बताया था ना कि देखो ये बड़ा है, किसी के पास लैंड बड़ी है, ये लैंड बड़ी है, और बाकी सब लोगों के पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। तो ये लोग क्या हिम्मत कर पाएंगे कभी भी? क्या ये लोग हिम्मत कर पाएंगे इतनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स खरीदने की, जिनके पास पैसा ही नहीं होगा? लेकिन ये लोग हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है जब ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगे तो इन्हें इतना प्रॉफिट मिलने वाला है कि सब इनकी जो कॉस्ट थी इन सारी चीजों खरीदने में वो निकल आएगी, उनको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि वो ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। मैंने बताया था आपको। तो जब हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत होगी? कैपिटल, विच मीन्स मनी, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी हम लोगों को। ठीक, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, तो आई गेस हमने कवर अप कर लिया। ओके, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपको बताने के लिए। यस, दिस द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स HYV। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई रीडिंग एटलीस्ट वन टाइम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्यों जरूरी है, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहा है। हम पढ़ के जा रहे हैं सर, फिर भी सवाल सही नहीं कर पा रहे। उसका रीजन कि सर हम लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं जा रहे, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जा रहे हैं। तो देखिए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन फार्मर्स। अब सबको पता है कि 1960 में HYV सीड्स आए थे, सबको पता है 1960 में आए थे, मैंने लेक्चर में भी बताया था। बट क्या अर्ली 1960s में आए थे? अर्ली 1960s में आए थे, लेट 1960s में आए थे, मिड 1960 में आए थे, या अर्ली 1970s में आए थे? कब आए थे? अर्ली 1960s मतलब, अर्ली 1960s मतलब 1960 से लेके 1964 तक आए थे। मिड मतलब 1965 में आए थे। लेट मतलब 1966 से लेके 1969 में आए थे। जस्ट अ सेकंड। 1969 में कब आए थे? अब आप एनसीईआरटी खोलिएगा, HYV सीट्स वाले पोर्शन पे जाइएगा, और वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन फार्मर्स इन लेट 1960s। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन ये कब आपको पता लगता? जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ के उस फैक्ट को अंडरलाइन करते। और ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको बताऊंगा आपको क्या चीजें अंडरलाइन करनी है, ठीक है? बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, तो हम लोगों ने टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, आई गेस 15 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एंड सिर्फ एक सवाल को छोड़ के कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया। सो अब उसका भी सिर्फ एक ऑप्शन था जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं था, बाकी सब एनसीईआरटी से थे। तो इस चीज से आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं, जिस चीज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो बुक एकदम एक्यूरेट सोर्स है। हम उसी से पढ़ेंगे, उसी से सारे सवाल आएंगे। पहली बार हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, दूसरी बार हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, और फिर तीसरी बार में हम लोग नोट्स बना के पढ़ेंगे। इससे हमारा एनसीईआरटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आई कैन प्रॉमिस यू 14 questions out of 15 you will mark correct in the examination. Okay, if you like this PYQs, if you like this lecture, so please like this video, please subscribe the channel if you have not subscribed already, and thanks for supporting us.